So Africa has joined G20 and अब G20 G21 हो गया. It's all thanks to India. So in this video we are going to talk about कि G20 क्या है, G20 के हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इंडिया ने G20 का यूज़ कैसे किया है अपने आप को सुपीरियर पावर बनाने की ओर। तो चलो पहले ये समझते हैं कि G20 है क्या। तो G20 इज कलेक्शन ऑफ 19 कंट्रीज एंड वन यूरोपियन यूनियन विच रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड 70% ऑफ पॉपुलेशन। एंड जब से इसमें क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड होने वाला तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो चलो अब ये तो समझ में आ गया कि G20 है क्या, बट अब ये देखते हैं कि हम अपने को G20 की नीड क्यों पड़ी। तो G20 की नीड को समझने से पहले अपने को ये समझना होगा कि पहले G7 क्या है। सो G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी जब एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मिडिल ईस्ट में एंड इसके कारण से ना बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ था, जिस कारण से दुनिया में ऑयल की कमी और इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी रेट से बढ़ रहा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि 7 कंट्रीज जो डेवलप्ड और डेमोक्रेटिक थे वो सोचे कि क्यों ना हम ज्वाइन कर लेते हैं एक साथ और ये डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड में ट्रेड कैसे होगा सच दैट दे कैन क्रिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द मार्केट और इन देयर कंट्रीज। G7 का एम था टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन देयर कंट्री, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ना ग्लोबलाइजेशन आया और उसके बाद ये पाया गया कि कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी इवेंट होता तो उसका रिपल इफेक्ट पूरे दुनिया में दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी के टाइम पे आप देखो तो रशिया यूक्रेन में जो वार हो रही है तो उसके कारण से ऑयल प्राइसेस हिले हुए हैं क्योंकि रशिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का। सो इन 1997 में एक बहुत बड़ा एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जिसके कारण से वर्ल्ड को ये दिखा कि रिपल इफेक्ट हो रहा है, तो उनको लगा कि अब अपने को और भी कंट्रीज को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उस समय चाइना एज ए ग्लोबल थ्रेट उभर रहा था और इंडिया जो है एक डेवलपिंग नेशन के रूप में आ रहा था। तो उनको लगा कि क्यों ना इनको भी ऐड करे एज सच दैट कि इनके भी ओपिनियंस मैटर करेंगे। तो फिर इसी चीज को पर्सपेक्टिव में लेते हुए 1999 में G20 की फाउंडेशन हुई। अब ये तो समझ में आ गया कि G7 से G20 का फॉर्मेशन क्या हुआ था, बट अब ये देखते हैं कि G7 और G20 में डिफरेंस क्या है। तो G7 में सिर्फ 7 कंट्रीज है, G20 में 20 कंट्रीज हैं। बट G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर काम करती है, वाइल ऑन द अदर हैंड G20 जो है आपका वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर और पॉपुलेशन के ऊपर, इनफैक्ट हेल्थ केयर, ये सारी टॉपिक्स को कवर अप करती हैं। तो चलो अब ये देखते हैं कि इंडिया ने G20 को कैसे अपने लिए यूज किया है। तो अगर आप ये देखोगे तो इंडिया ने अपने बल पे अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया है G20 में, जिसके कारण ये G21 बना, जिससे कि इंडिया की लीडरशिप दिखती है क्योंकि इसने ऑलमोस्ट अदर 90 कंट्रीज को भी एग्री किया है कि उनको ऐड किया जाए। ऑल्सो इंडिया ने इस साल ये भी अनाउंस किया है कि वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्ड करेंगे जो कि डायरेक्ट मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप पे जाएगी। तो इंडिया के अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने से ये दिखा है कि अफ्रीकन यूनियन कल को इंडिया को एज अपना रिलायबल ट्रस्टवर्दी फ्रेंड देखेगा। और एज यू नो अफ्रीका इज ए पुअर कंट्री बट इट्स प्रिटी रिच इन रिसोर्सेज। तो डेफिनेटली अगर कल को इंडिया को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होगा तो अफ्रीका वुड बी देयर टू हेल्प आउट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया वाज द ओनली वन हु हैड होल्ड वॉइस फॉर अफ्रीका इन G20। ऑल्सो इस G20 में चाइना वन रोड वन बेल्ट के इनिशिएटिव का एक अल्टरनेट भी प्रपोज किया गया है विच इज़ मॉडर्न स्पाइस रूट। सो इस रूट के थ्रू हम काफ़ी पैसा बचा पाएंगे और हम काफ़ी कम टाइम में इंडिया से यूरोप तक सामान इजीली पहुंचा पाएंगे। इस रूट का काफ़ी फ़ायदा है। पहला, हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर पाएंगे। दूसरा, हम जो स्विच कैनाल के थ्रू जो रूट लेते थे उस कारण से हमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था और काफ़ी कॉस्ट लगता था और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि अगर आप स्विच कैनाल का जो एरिया है ना वो काफ़ी स्मॉल है शिप्स को जाने के लिए। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप मॉडर्न स्पाइस रूट को देखोगे तो उसमें ना काफ़ी ब्रॉडर एरिया है, तो ट्रैफिक जो होती है सिर्फ ट्रैफिक वो काफ़ी कम है। G20 में इसके ऊपर भी बात हुई है, फेयर एंड सब्सिडेबल टैक्स सिस्टम। तो अगर आपको पता हुआ तो इंडिया में काफ़ी सारी लोग कंपनीज हैं जो यहाँ खोलती है, यहाँ से पैसा कमाती है, फिर उन कंट्रीज में जाके कंपनी खोल देती है जहाँ पर टैक्स सिस्टम कम हो। फिर वो क्या करती है कि उनको कंपनी को एज ए हायर करती है और यहाँ पे एक्सपेंस दिखाती है, फिर सारे पैसे को वहाँ रोटेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आयरलैंड, सिंगापुर, और इस तरीके से कंपनी ना काफ़ी अपना टैक्स बचा पाती है। तो G20 में इस चीज़ को मॉडरेट करने के लिए कहा गया है सच दैट कि इंडिया जो है टैक्स की चोरी नहीं होने दे। अगर आप ये देखोगे तो इस प्रोसेस के थ्रू इंडिया काफ़ी टैक्स अमाउंट बचा सकता है जो कि यहाँ से चोरी होती है। तीसरी अनाउंसमेंट है आपकी G20 में, वो है बायोफ्यूल अलायंस। तो इसके हिसाब से ये कहा गया है कि अगली बार से जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिकेगा उसमें एटलीस्ट 20% जो है इथेनॉल ऐड किया जाएगा। इसमें यह टारगेट रखा गया है कि हम एटलीस्ट कार्बन न्यूट्रल हो
पाएँ या और हमारी कार्बन इमिशन जीरो हो पाए या क्लोज टू जीरो। और सबसे सही चीज़ है कि इसको लीड किया है इंडिया ने। अगर कल को हम बायोफिल को अचीवमेंट कर लेंगे तो इसका मेन क्रेडिट मेरे ख्याल से इंडिया को जाया जाएगा, क्योंकि इंडिया ने इसको लीड किया है बायोफिल अलायंस के लिए। तो ये सारी अनाउंसमेंट है जिनको मैंने पाया या खोजा है अपने बेसिस पे। अगर कुछ अनाउंसमेंट छूट गई हो तो आप उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, सच दैट मुझे भी पता चले और व्यूअर्स को भी पता चले। तो चलो अब ये तो रैप अप है G20 का। तो चलो अब ये देखते हैं कि अगला G20 कहाँ होने वाला है। तो अगला G20 होने वाला है ब्राज़ील में, और इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया ने सौंपी है ब्राज़ील को। तो अगर आपको पता होगा तो G20 में जो इवेंट होस्ट होता है ना, वो हर कंट्रीज हर एक साल करती है ऑन रोटेशनल बेसिस। तो अगला जो G20 इंडिया होस्ट करेगा वो 2042 में होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एटलीस्ट शेयर तो करो लोगों के साथ साथ, दैट उनको भी पता चले कि G20 से इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। चलो बाय।